हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर को होगा। और आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो CBCS एबिलिटी इन्हेंसमेंट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट योर लॉज योर राइट्स का है। ठीक है, देखिए हम चैप्टर 1 को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, इसको हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। वहीं इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टॉपिक 2 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया को अंडरस्टैंड करना। मतलब कि जो भारत में क्रिमिनल जस्टिस की जो प्रणाली है उसको समझना। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करें एंड डे टू डे अपडेट रहें। सो लेट्स बिगिन। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। भारत में क्रिमिनल जस्टिस प्रणाली। Criminal justice is a system of practices and organizations used by national and local government directed at maintaining social control to deter and for controlling crime and sanctioning those who violate laws with criminal penalties। देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस है, ठीक है, वो एक तरीके की प्रैक्टिस है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट के थ्रू यूज किया जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली मेंटेन करते हैं सोशल कंट्रोल को टू डिटर एंड द कंट्रोलिंग क्राइम, वो क्राइम को भी कंट्रोल करते हैं एंड सैंक्शनिंग और मंजूरी देते हैं दोज हु वायलेट लॉज विद क्रिमिनल पेनल्टीज। देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है, ठीक है, जो आपराधिक न्याय प्रथाओं की प्रणाली है और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले संगठन जो हैं, ठीक है, निर्देशित हैं सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को मंजूरी देने के लिए आपराधिक दंड के साथ। ठीक है, ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया का इंट्रोडक्शन। इट इज़ नॉन फैक्ट that every country of this world has its own legal setup which aim for a nation whose inhabitants are free from any kind of fear of crime. Promoting a secure life and cultured society is its foremost principle. A legal system recognizes certain rights, prescribe duties for people and also provide the means of enforcing the same. The legal system which enforces the same does it through a machinery. This machinery is termed as law enforcing machinery. It includes judges, advocates, paralegal personnel as well as various investigating agencies like the police, Central Bureau of Investigation, Criminal Investigation Department of State and many other preventive and enforcement agencies। देखिए, यह एक ज्ञात तथ्य है कि इस दुनिया के प्रत्येक देश का अपना कानूनी सेटअप है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र के लिए है जिसका निवासी किसी भी तरह के अपराध से डरते हैं, एक सुरक्षित जीवन और सुसंस्कृत समाज को बढ़ावा देना है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक कानूनी प्रणाली कुछ अधिकारों को मान्यता देती है, लोगों के लिए कर्तव्यों का निर्धारित करती है और यह भी उसी को लागू करने का साधन प्रदान करता है। कानूनी प्रणाली जो इसे लागू करती है वह इसे एक के माध्यम से करती है, जो वो है मशीनरी। इस मशीनरी को लॉ इन्फोर्सिंग मशीनरी कहा जाता है। इसमें न्यायाधीश, अधिवक्ता, पैरा शामिल हैं। कानूनी कर्मियों के साथ साथ विभिन्न जांच एजेंसियों जैसे पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्यों के आपराधिक जांच विभाग और कई अन्य निवारक और प्रवर्तन एजेंसियां। साथ में यह मशीनरी अपराध और अपराधियों का मुकाबला करने में मदद करती है। टुगेदर दिस मशीनरी हेल्प
in combating the crime and the criminals. Normally, when a crime is committed, the police department of that jurisdiction in which the crime has occurred is responsible for bringing the culprits to the notice of the law. But there are situations in which crime of very complex nature and which are related with large public interest need to be investigated. In such cases, either the police department itself feels that such investigation is not their cup of tea, or the law suo motu hands over the case to special investigating agencies. Here, the need of special investigating agencies come into the picture. The special investigating agencies have to work in a particular legal framework which comprise of various acts such as the Indian Penal Code 1860 IPC, Evidence Act and Criminal Procedural Code 1973 CRPC, and other special act. The special investigating agencies have to move stepwise on a staircase known as the legal framework. If a step is not taken with utmost care, the legal setup can be disturbed and its terminus can be felt all over. For the regulation and guidance of the law implementing machinery, the father of all laws, that is, Constitution of India, has been provided, which governs the principle and procedures according to which the law implementing machinery work. देखिए, जो ये मशीनरी है, ठीक है, ये जो है ये अपराध और अपराधियों का मुकाबला करने में मदद करती है। आमतौर पर जब कोई अपराध होता है, प्रतिबद्ध उस क्षेत्र अधिकार का पुलिस विभाग जिसमें अपराध हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है दोषियों को कानून के ध्यान में लाना। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें बहुत जटिल अपराध होते हैं, प्रकृति और जो बड़े बड़े जनहित से जुड़ी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे मामलों में या तो खुद पुलिस विभाग को लगता है कि इस तरह की जांच उनके कप चाय या कानून सुमोटो के हाथ नहीं है। विशेष जांच एजेंसियों का मामला, यहाँ पर विशेष जांच एजेंसियों की ज़रूरत है। विशेष जांच एजेंसियों को एक विशेष कानूनी ढांचे में काम करना होता है। भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी, साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक जैसे विभिन्न अधिनियम शामिल हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी और अन्य विशेष अधिनियम विशेष जांच एजेंसियों को कानूनी ढांचे के रूप में जानी जाने वाली सीढ़ी पर कदम बढ़ाना होगा। अगर एक कदम है अत्यंत सावधानी के साथ नहीं लिया गया, कानूनी सेटअप में गड़बड़ी हो सकती है और इसके झटके पर पूरे महसूस किए जा सकते हैं के लिए वियनम और कानून को लागू करने का मार्गदर्शन सभी कानूनों के पिता अर्थात संविधान भारत प्रदान किया गया है। भारत के द्वारा जो प्रदान किया गया है संविधान, ठीक है, जो कानून के अनुसार सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। मशीनरी कार्यों को लागू करना ही इसका मेन उद्देश्य है। All the investigating agencies have been equipped with wide range of powers for combating the crime and the criminals. But only the proper use of such power lead to an effective investigation. Abuse of power will lead to dissatisfaction and lack of trust among the individuals of the society. Role of such investigating agencies is very wide, much far from the thinking of a layman. देखिए, जो सभी जांच एजेंसियां हैं, ठीक है, उनको विस्तृत श्रृंखला से लैस किया गया है। अपराध और अपराधियों से मुकाबला करने की जो शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी शक्ति के केवल उचित उपयोग से एक प्रभावी जांच हो जाती है। शक्ति के दुरुपयोग से असंतोष और विश्वास की कमी होगी समाज के व्यक्तियों के बीच। ऐसी जांच एजेंसियों की भूमिका बहुत व्यापक है जो इससे बहुत दूर है। वो है एक आम आदमी की सोच।
ठीक है, अ थिंकिंग ऑफ लेमैन। Historically, the criminal justice system in India has evolved over a period of 3000 years. Initially, the law of dharma, as propounded in the Vedas, was considered supreme in ancient India for the king who had no legislative power. देखिए, ऐतिहासिक रूप से भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली 3000 वर्षों में विकसित हुई है। प्रारंभ में वेदों में प्रतिपादित विधि या धर्म प्राचीन भारत में सर्वोच्च माना जाता था। राजा जिसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति बदल गई और राजा बनाना शुरू कर दिया गया। बट ग्रेजुअली दिस सिचुएशन चेंज and the king started making laws and regulations keeping in view the custom and local usages. The punishment during ancient India were cruel, barbarous, and inhuman. Regarding procedure and quantum of the punishment, there were contradictions between various smritis and in certain cases even among the provisions found in one smriti itself. The system of awarding punishment on the basis of Varn यानी कि class contravened the concept of equality of all human beings as propounded by the Vedas. The discriminatory system of inflicting punishment and contradictory provisions in different legal literature made the criminal justice system defective and confusing. देखिए, जब राजा बनने शुरू हो गए तो सीमा शुल्क जो था वो स्थानीय उपयोगों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, प्राचीन भारत के दौरान दंड क्रूर, बर्बर और अमानवीय थे। ठीक है, जो उस दौरान जो एंशियंट भारत था, जो प्राचीन भारत था, उस टाइम जो दंड दिया जाता था वो क्रूर था, बर्बर था और अमानवीय थे। ठीक है, सजा की प्रक्रिया और मात्रा के बारे में वहाँ एक पाए जाने वाले प्रावधानों के बीच भी विभिन्न स्मृतिज और कुछ मामलों में विरोधाभास स्मृति ही पाई जाती हैं। ठीक है, वर्ण यानी कि जो कक्षा के आधार पर दंड देने की प्रणाली ने इस अवधारणा का उल्लंघन किया। वेदों द्वारा प्रतिपादित सभी मनुष्यों की समानता भड़काने की भेदभावपूर्ण व्यवस्था विभिन्न कानूनी साहित्य में दंड और विरोधाभासी प्रावधानों ने आपराधिक न्याय प्रणाली बना दी दोषपूर्ण और भ्रमित। देखिए, एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ, जो सज़ा दी जाती थी लोगों को, ठीक है, वो क्लास बेस्ड दिया जाती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच क्या हुआ, भ्रमित हो गए लोग। ठीक है, दोषपूर्ण मानने लगे आपराधिक न्याय प्रणाली को। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द पनिशमेंट ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया वर क्रूअल, barbarous and inhuman. Regarding procedure and quantum of the punishment, there were contradictions between various smritis and in a certain cases even among the provisions found in one smriti itself. Then the system of awarding punishment on the basis of varna class contravened the concept of equality of all human beings as propounded by the Vedas. तो ये कुछ स्लाइड हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। मैं इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। During the Muslim rule in India, through some scholars believe that monarch like Sher Shah Suri and Akbar to administer justice impartiality. Yet, as a whole, the administration of justice during the Muslim period in India suffered from defect. The concept of equality was applicable only to the Muslim population in India, and thus the bulk of the population that is non-Muslim was subjected to humiliating discrimination. The Hindus suffered in almost similar manner as the people of lower Varn class suffered at the hands of the people of higher class among the Hindus. The major defect of Muslim criminal law was that most of the crime were considered private affairs of the individuals. The criminal justice system developed by the Muslim rulers continued in the India even after the British took control of India. It was in 1860 that the quantification of the laws changed the discriminatory
provisions of Muslim criminal law. The British, after assuming power in India, found the then prevailing criminal justice administration defective and decided to bring about drastic changes in it. देखिए, अगर हम भारत में मुस्लिम जो रूल था, ठीक है, मुस्लिम जो शासन था उसके बारे में बात करें तो भारत में मुस्लिम शासन के दौरान हालांकि कुछ विद्वानों का मानना था कि सम्राट शेर शाह सूरी और अकबर की तरह निष्पक्ष रूप से न्याय करने के लिए फिर भी एक पूरे प्रशासन के रूप में भारत में मुस्लिम काल के दौरान न्याय दोषों से पीड़ित था। समानता की अवधारणा लागू थी। भारत में केवल मुस्लिम आबादी और इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यानी गैर मुस्लिम अपमानजनक भेदभाव के अधीन था। ठीक है, लोगों के रूप में हिंदुओं को लगभग उसी तरह से समानता सामना करना पड़ा। ठीक है, जैसे निम्न वर्ग हिंदुओं में उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में पड़ा। ठीक है, देखिए जो उच्च वर्ग के हिंदू थे वो निम्न वर्ग के हिंदू थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है, मुस्लिम आपराधिक कानून का दोष यह था कि अधिकांश अपराधों को निजी मामलों में माना जाता था। व्यक्तियों मुस्लिम शासकों द्वारा विकसित आपराधिक न्याय प्रणाली भारत में भी जारी रही। अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया। यह 1860 में था कि कानून के संहिताकरण ने भेदभाव को बदल दिया। मुस्लिम आपराधिक कानून के प्रावधान भारत में सत्ता संभालने के बाद अंग्रेजों ने तत्कालीन प्रचलित पाया। आपराधिक न्याय प्रशासन दोषपूर्ण है और इसमें कठोर बदलाव लाने का निर्णय लिया गया। तो इस तरह कुछ बदलाव किए गए इस कानून के अंदर। लॉर्ड कॉर्नवालिस made detailed studies of the existing conditions of the criminal justice administration. He introduced many reforms to revamp the whole system. Lord Hastings took special interest in recognizing the police force to deal with the criminals and maintain law and order in the country. Lord Bentinck created the post of district and sessions judges and abolished the practice of sati. ठीक है, in 1843 Sir Charles Napier introduced a police system on the lines of Royal Irish. He created the post of Inspector General of Police to supervise the police in the whole province. Subsequently, the Indian Police Act of 1861 was enacted on the recommendations of the commissions that studied the policing needed of the government. They codified the existing law, establishing the high courts and prisons law. Thus, the British introduced reforms whenever necessary. देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने आपराधिक न्याय प्रशासन की मौजूदा स्थितियों को विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए कई सुधार किए। लॉर्ड हेस्टिंग ने विशेष रूप से लिया अपराधियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के पुनर्गठन में रुचि। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक ने जिला और सत्र न्यायाधीश का पद सृजित किया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1843 में सर चार्ल्स नेपियर ने रॉयल्स आयरिश की तर्ज पर एक पुलिस प्रणाली शुरू की। वह पूरे प्रांत में पुलिस की निगरानी के लिए पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया। इसके बाद एक आयोग की सिफारिशों पर 1861 का भारतीय पुलिस अधिनियम बनाया गया। सरकार की पुलिस की ज़रूरतों का अध्ययन किया। उन्होंने मौजूदा कानूनों को संहिताबद्ध किया, उच्च स्थापित किया, न्यायालय और कारागार कानून। इस प्रकार अंग्रेजों ने जहां भी आवश्यक हो सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने नया कानून अपनाया। ठीक है, मौजूदा कानूनों को जहां भी आवश्यक हो उसको संशोधित करा। ठीक है, और नए कानून बनाए जहां उन्हें लगा कि यह है बहुत ज़रूरी। ठीक है, ब्रिटिश काल में पुलिस, मजिस्ट्रेट, न्यायपालिका और जेलों की संस्थाएं विकसित हुईं। उनकी संरचना और कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना उन्हें जारी रखा गया। यह केवल संविधान के साथ था। भारत के कानून के समक्ष समानता के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता दी गई और इसमें शामिल किया गया एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान। In a democratic country, the Constitution guarantees certain basic rights and liabilities to the people.
liberties to the people, while criminal justice administration protect them by enforcing laws and punishing the offenders. If the constitution is a chariot, then the four components of the criminal justice system, that is the police, bar services, are its horses and judiciary as its driver. Harmonious efforts of all these four agencies are essential for moving the Constitution toward the goal of establishing a just society in India. एक लोकतांत्रिक देश में संविधान लोगों को कुछ बुनियाद अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आपराधिक न्याय प्रशासन कानूनों को लागू करने और अपराधियों को दंडित करने की उनकी रक्षा करता है। अगर संविधान एक रथ है तो आपराधिक न्याय प्रणाली के चार घटक हैं। पुलिस, बार सुधारक सेवाएं इसके चालक के रूप में इसके घोड़े और न्यायपालिका हैं। इन चारों के सामंजस्यपूर्ण प्रयास भारत में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के अपने लक्ष्य के लिए संविधान को आगे बढ़ाने के लिए एजेंसियां आवश्यक हैं। आइए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया कि क्या क्या वो कंपोनेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के। आइए जानते हैं। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन और हैज़ मैनी कंपोनेंट दैट मेक अप इट्स सिस्टम। द पुलिस, corrections and the courts all play the role and act together in trying to maintain the most respectable and functional criminal justice system, a system where each uses their own judgment on how to play their role. The view of each can vary from how they each feel the court system work and the integrity of it. Many factors can play a role in the way in which these people feel on the actual court system processes. Such factors being where they work within the system, if they are judges, cop, lawyers, or social services officers, can change the way they feel the system work. Factors of where the work geographically and the view and opinions those area can also shape the way of person feels about system. देखिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, ठीक है, उसके अगर हम घटक की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो आपराधिक न्याय प्रणाली में कई घटक होते हैं जो इनकी प्रणाली बनाते हैं। पुलिस, सुधार और अदालतें सभी की भूमिका निभाती हैं और सबसे सम्मानजनक और कार्यात्मक बनाए रखने की कोशिश में एक साथ काम करती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली एक प्रणाली जहां प्रत्येक अपनी भूमिका निभाने के बारे में अपने स्वयं को डिसीजंस का उपयोग करता है। प्रत्येक के विचार इस बात से भिन्न हो सकते हैं कि वे कैसे महसूस करते हैं कि अदालत प्रणाली काम करती है और इसकी अखंडता है। अनेक कारक उस तरह से भूमिका निभा सकते हैं जिस तरह से ये लोग वास्तविक अदालत प्रणाली प्रक्रिया पर महसूस करते हैं। ऐसा कारक जहां वे सिस्टम के भीतर काम करते हैं, अगर वे न्यायाधीश, पुलिस, वकील या सामाजिक सेवा हैं, अधिकारी सिस्टम के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। जहां वे भौगोलिक रूप से काम करते हैं, वहां के कारक उन क्षेत्रों के विचार और राय भी व्यक्ति के सिस्टम के बारे में महसूस करने के तरीके को आकार दे सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। दे डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्राइम कंट्रोल इन सोसाइटी। दे आर फॉलोज: प्रोसेक्शन, द लॉ इन्फोर्सेस, जुडिशरी adjudicators of guilt, and at last correctional administration। ये जो है ये 4 कंपोनेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। आपराधिक न्याय प्रणाली 4 घटकों से मिलकर बनता है। वे समाज में अपराध नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं से निपटते हैं। वे इस प्रकार हैं: फर्स्ट इज संरक्षण, सेकेंड इज लॉ इन्फोर्सेस, थर्ड इज जुडिशरी, फोर्थ इज करेक्शनल एसोसिएशन।
आइए बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है प्रोसेक्शन, ठीक है, यानी कि संरक्षण। द लॉ गिवर्स दे डेलिनेट द पैरामीटर्स ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी एंड डिफाइन अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी, prescribe the procedure for verification of deviance, investigation procedures for determining the guilt, nature and quantum of punishment. The offender writes in the court proceeding that the right to have legal representation, the right to a speedy trial, the right to be informed regarding the proceedings and the right to be heard. Since the parole officers are who start many of the cases that go to the court, they are the ones that should be interviewed on the whether or not the court system work. The court system has integrity and what would the specific officer to do change the court system. देखिए, संरक्षण को अगर हम समझें तो इसमें जो दो द लॉ गिवर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि वे समाज में व्यवहार के मापदंडों को चित्रित करते हैं और उनके अनुसार अपराध को परिभाषित करते हैं। समाज की धारणाएं और आवश्यकताएं, विचलन, जांच के सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित करें, अपराध प्रकृति और सजा की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया, अदालत की कार्रवाई में अपराधी का अधिकार है कि कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, ठीक है, शीघ्र परीक्षण कार्यवाही के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। चूंकि गश्त अधिकारों ऐसे कई मामले हैं जो अदालत में जाते हैं, वे वही हैं जिनका साक्षात्कार किया जाना चाहिए। कोर्ट सिस्टम काम करता है या नहीं, कोर्ट सिस्टम में ईमानदारी है या उस विशिष्ट अधिकारी के पास क्या होगा, अदालत प्रणाली को बदलने के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। सेकंड है द लॉ इन्फोर्सेस। द लॉ इन्फोर्सर्स द फर्स्ट कॉन्टैक्ट एन ऑफेंडर हैज़ विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज यूजुअली विद द पुलिस, दैट इज लॉ इन्फोर्सेस हु इन्वेस्टिगेट अ सस्पेक्टेड wrong doing and make an arrest. All societies to enforce their laws have a police service which is the primary law enforcement agency. They are changed with maintenance of peace in society to prevent and detect the occurrence of crime, to collect and present material evidence in proof of violation before judicial adjudicators, to assist in the administration of justice. देखिए, जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ एक अपराधी का पहला संपर्क आमतौर पर होता है पुलिस, यानी कानून लागू करने वाले जो एक संदिग्ध गलत काम की जांच करते हैं और गिरफ्तारी करते हैं। सभी समाजों को लागू उनके कानूनों में एक पुलिस सेवा है जो प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है। उनसे शुल्क लिया जाता है। समाज में शांति के रखरखाव के साथ अपराध की घटना को रोकने और पता लगाने के लिए न्यायिक एडजुडिकेटर्स से पहले उल्लंघन के सबूत में सबूत एकत्र करने और प्रस्तुत करना, न्याय प्रशासन में सहायता करना। कानून प्रवर्तन अधिकारी कानूनी कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि रिपोर्ट प्राप्त करना और दस्तावेज करना। एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में अपराध, रिपोर्ट किए गए अपराध की जांच, प्रमाण जुटाना और रखना, अपराध का कथित नाराजगी को गिरफ्तार करना और आवश्यकता अनुसार जांच का संचालन करना। आइए बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है जुडिशरी एडजुडिकेटर्स ऑफ गिल्ट। गिल्ट होता है अपराध, ठीक, जुर्म। इफ एक्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द Constitution and ensure that all organs of the state follow the same. It serves as the place where disputes are settled and justice is administered. It aims to ascertain and determine whether a breach of law has in fact taken place or not. This has to be done on the basis of evidence adjudicated and determine the guilt, extent of violation and prescribe such quantum of punishment that would serve the purpose of reforming the citizen. देखिए, जो जुडिकेटर होता है
ठीक है, जुडिकेटर ऑफ गिल्ट, यह संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के सभी अंग समान हों। यह काम करता है उस जगह के रूप में जहां विवादों का निपटारा किया जाता है और न्याय दिया जाता है। यह पता लगाने और निर्धारित करने के लिए करना है कानून का उल्लंघन वास्तव में हुआ है या नहीं। ठीक है, यह साक्ष्य के आधार पर किया जाना है कि अपराध की सीमा को जोड़ा और निर्धारित किया और सजा की मात्रा निर्धारित की। ठीक है, नागरिक को सुधारने के उद्देश्य से काम करेगा ये जुडिशरी एडजुडिकेटर्स ऑफ गिल्ट का जो कंपोनेंट है। आइए अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, जो कि है करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस विंग कैरी out the punishment awarded by the judiciary. Offenders are turned over to the correctional authorities from the court system after the accused has been found guilty. Like all other aspects of criminal justice, the administration of punishment has taken many different forms throughout history. Governing philosophy of punishment is reformation and not retribution. Punishment may serve a variety of purposes. ये जो लास्ट कंपोनेंट है इसमें क्या होता है, यह विंग न्यायपालिका द्वारा दी गई सजा को पूरा करता है, अपराधियों को बंद कर दिया जाता है, आरोपी के दोषी पाए जाने के बाद अदालत प्रणाली से सुधारक अधिकारियों को बुलवाता है। अन्य सभी की तरह आपराधिक न्याय के पहलुओं सजा के प्रशासन ने कई अलग अलग रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अपराधियों का उत्पीड़न उन्हें सामान्य आबादी से दूर करता है और उनकी क्षमता का निवास करता है। आगे अपराधों पर लगाम लगाए। वास्तव में जेल की सजा का न्याय लक्ष्य अपराधियों को होने का मौका देना है। Another aspect to the criminal justice system is the branch of corrections. This is where people go when they are arrested and the judge will give out supervision. Supervision and probation, all three may mean different things and have some more serious consequences, but all the three mean that you are to be under the watch of a probationary officer. Probationary officers will either meet with the felon on a schedule or have some kind of contact with them. They make sure that the felon follows their sentence and can violate them and send back in front of the judge with harsher penalties. देखिए, अगर हम इसके एंड ऑफ द पूरे अगर हम कंक्लूजन को देखें तो ये है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और कमजोर लोगों के खिलाफ सुरक्षा करना है। हिंसक के खिलाफ मजबूत और शांति के खिलाफ कानून का पालन करने वाला मजबूत राज्य ने कुछ नियमों को निर्धारित किया है। आचरण, उनके उल्लंघन और मशीनरी के लिए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रतिबंधों और प्रक्रिया को लागू करने के लिए मशीनरी। यदि पुरुष स्वर्गदूत होते तो कोई सरकार आवश्यक नहीं होती, ये कहा है जेम्स मैडिसन ने। ठीक है, इसलिए यह है जीवन और संपत्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का प्राथमिक कार्य। कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती सरकार द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के बिना। उन्होंने कहा, जो भी विचार रखता है दंड कानून कोई भी समाज के लिए इसके महत्व पर सवाल नहीं उठाएगा। यह वह कानून है जिस पर पुरुष अपनी जगह रखते हैं उन सभी गहरी चोटों के खिलाफ सुरक्षा के लिए अंतिम निर्भरता जो मानव आचरण पर भड़क सकती है व्यक्तियों और संस्थानों। देखिए, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है एंड आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।